बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, आज के दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर नजर सानी अपील के तौर पर गया। एक नजर सानी अपील तो ये है कि जो तफसीली फैसले के बारे में है, जिसमें ये पूछा गया कि हमें बता दें कि इलेक्शन तरमीमी एक्ट आने के बाद हम किस नुक्ता नज़र के ऊपर गौर करें। एक और जो है वो तरमीम जो नजर सानी की अपील है वो दायर की गई, वो वजाहती फैसले के एवज दायर की गई है। ये अमूमी तौर पे देखने को नहीं मिलता। जो केसेस होते हैं उसमें जो तफसीली फैसला होता है उसी के अगेंस्ट एक नजर सानी की अपील जो है वो दायर की जाती है। लेकिन यहाँ पे ये देखने को मिला है कि नजर सानी की जो अपील है वो वजाहती फैसले के मद्दे मुकाबिल भी दायर की गई है। अब जिसमें बात ये की गई कि 12 तारीख का जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है वो आइन से मुत्तसादिम है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को यह बताता है कि आपने जो फैसला किया, आइन के अंदर 3 दिन है कि जिसके अंदर कोई भी शख्स किसी दूसरी पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर सकता है, कोई आजाद शख्स। तो आपने जो 15 दिन दिए हैं ये आपने आइन को रीराइट करने की कोशिश की है और ये इख्तियार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास नहीं है। आप इस पे नजर सानी करें। और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि अगर बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन मान भी लिया जाए तब भी उनके 39 लोग जो हैं वो नहीं बनते। जब उनके 39 नहीं बनते तो फिर एक सवाल ये पैदा होता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इब्तदाई तौर पर 39 MNAs को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का डिक्लेयर क्यों किया था। इसी पूरे मंजरनामे में हमें यह भी देखने को मिलता है कि पार्लियामान में कानून साजी से लेके अब आईनी तरामीम के हवाले से नंबर गेम, उसके बारे में फिर तगोदो की जा रही है। उधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कल रावलपिंडी में एहतजाज का जो मंजरनामा है, उसकी जो कॉल दी गई है, उसके अगेंस्ट हुकूमती इकदाम ये दिखाई देते हैं कि दफ़ा 144 का नफाज कर दिया गया। सिक्योरिटी इदारों की भारी नफरी रावलपिंडी में तैनात कर दी गई है और इतलात ये भी हैं कि वहाँ पे मोबाइल फ़ोन सर्विस भी जुज़वी तौर पे मुअत्तल रहेगी और रास्ते जो हैं उनकी बंदिश भी देखने में आ सकती है। अब कल के दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली इस पर क्या रहेगी और मौजूदा सूरत हाल के अंदर अपोजिशन जमातों का किरदार क्या रहेगा, इस बारे में बात करते हैं। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना, क्या समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसने 2 नजरसानी दरखास्तें दायर कर दी हैं, क्या इरादे उसके दिखाई देते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अच्छा यार सर, बड़ी मज़े वाली बात है, जब कल आज सुबह जब ये खबर सामने आई ना जी, तो मैंने समझा ये शायद मुस्लिम लीग नून ने कोई नई दरख्वास्त दायर कर दी है। फिर मैंने देखा, मैंने कहा शायद पीपल्स पार्टी ने कर दी है, MQM ने कर दी है, तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान या MQM ने उसने मुस्लिम लीग काफ ने कर दी है। क्योंकि वो दरख्वास्त पूरी जो है, जो नज़रसानी अपील है, अगर उसमें हम देखें तो तौहीन अदालत हर लफ्ज़ पे है, कानून शिकनी हर लफ्ज़ पे है जी। मुझे तो ऐसे लगा, लेकिन वो जब गौर से देखा मैंने, और फिर वो मैंने मसवदा सारा मंगाया, वही मैं निकाल के देख रहा था, तो मैंने कहा ये तो इलेक्शन कमीशन ने की है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक पार्टी बन गया यासिर साहब। आज उन्होंने वाज़े कह दिया तहरीक इंसाफ को सीटें नहीं देंगे। आज उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के 11 जजेस का मजाक उड़ाया है। 11 जजेस को उन्होंने बिल्कुल उनको ये बताया कि आप कोई अहल नहीं है, आपकी अहलियत कोई नहीं है, आपका फैसला जो है गैर आईनी है, आपके फैसले जो है मफरूजात पे चलते हैं, आपके फैसले किसी चीज़ किसी काबिल है ही नहीं। सबसे लायक इस मुल्क में अगर कोई है तो वो जनाब चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। वो चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जिसके हर खुलने वाले हल्के पे पतन की रिपोर्ट सब बेनकाब कर रही है। वो चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जिसके पास किसी चीज़ का जवाब ही नहीं है, कोई जवाब उनके पास नहीं है, और वो लिख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को। देखें यार सर, आज की जो नज़रसानी अपील है ना, वो नज़रसानी अपील नहीं है। मुझे नहीं पता कि इलेक्शन कमीशन साहब को कौन लिख के दे रहा है, किसके कहने पे वो लिख रहे हैं, किसके कहने पे दायर कर रहे हैं। अचानक से हर चीज़ उन्हें याद आती है, अचानक से। तफसीली फैसला आने पे नहीं थी, एक दिन पहले जो दरखास्त थी उस पर भी नहीं था, एक दिन बाद और हो सकता है कल एक पता चले एक नई और भी लिख दी है, कोई लिख के दे रहा है, कोई दिलवा रहा है, कोई घर कौन जो भी हो रहा है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ यासर साहब लिख के दे दूँ, ये कागज़ पे आज हमारे सुनने वाले भी लिख लें, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपने ही लिखी हुई चीज़ों पर खुद फंस जाएगा।
बिल्कुल फंस जाएगा। इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पर अमल करने का हर अदारा पाबंद है। ये कानून कहता है, ये आइन कहता है, ये पाकिस्तान के अंदर रूल है। अगर सुप्रीम कोर्ट अमल कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अगर पार्लियामेंट अमल कर सकती है, आपको कासिम सूरी की उस कासिम सूरी के बाद उस बकायदा सदर साहब ने असेंबली डिसॉल्व करने का लेटर जारी कर दिया था ना, सारा कुछ हो गया था। अगर वो सारा कुछ वापस हो सकता है, अगर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर राहत का जो टाइम दिया जाता है उसी वक्त में वहां पे अदम एतमाद पेश हो सकती है, नया वजीर आजम का चुनाव हो सकता है, सारा कुछ हो सकता है, तो फिर मुझे बताएं उस सुप्रीम कोर्ट का हुक्म किस तरह नहीं माना जा सकता। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मतलब मैं यही कहूंगा कि वो उस आग से खेल रहा है जिस आग से सिर्फ अपने ही घर चल रहे हैं। अगर कोई सोचे कि उस आग को मैं बुझाऊं, बजाय उस आग को बुझाने के, बजाय उस आग से बचने के, वो उस आग से खेल रहा है जिससे उसका अपना घर चल रहा है। आपने वो सारा इस तहरीर को इसमें पढ़ा आपने, आपके पास है? जी जी, अच्छे जरा उसमें अगर आप खोलें ना तो आपको नजर आएगा कि उसमें एक फिक्रा तो बिल्कुल मैं उसके ऊपर मैंने बल्कि एक रिटायर्ड जज साहब से कहा कि मैं कि जनाब ये जो लिखा हुआ है इन्होंने, इस पे आप क्या कहते हैं? रिटायर्ड जज साहब है, बड़े सीनियर है। उसमें उन्होंने कहा जनाब बात यह है कि ये जितनी चीज़ें इन्होंने लिखी हुई हैं, जितनी चीज़ें लिखी हुई हैं, अगर आप देखें इसमें आ जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट का महसूस नशिस्तों का फैसला मफरूजों पर मबनी है। जी जी, 12 जुलाई के फैसले से भी इनहराफ किया है। सब 12 जुलाई का भी किया, मफरूज है। यानी सुप्रीम कोर्ट के वो जज जिनको पूरी दुनिया मानती है, सुप्रीम कोर्ट के वो जज जिनके फैसले बोलते हैं। मेरे लिए तो यह है कि चीफ जस्टिस साहब ने कहा है, जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने कहा कि जनाब तहरीक इंसाफ एक पार्लिमानी जमात है, कहा ना उन्होंने जी, उनका नोट मौजूद है और उन्होंने इस मामले की तईद की कि सीटें उन्हें मिलनी चाहिए। तो अब मुझे बताएं, ये तो चीफ जस्टिस साहब की तौहीन है जी, ये उन तमाम जजिस की तौहीन है। और उसके बाद उन्होंने कहा 12 जुलाई के अहकाम से इनहराफ किया। इलेक्शन कमीशन तफसीली फैसले में अदालत ने 41 अरकान को तहरीक इंसाफ तक महदूद कर दिया। आज़ाद अरकान की सियासी जमात में शमूलियत की मियाद 3 दिन है। अच्छा, क्या इनको नहीं पता कि इसी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कागजात जमा कराने का टाइम बढ़ाया था? याद है आपको? जी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बढ़ाया था ना। जी जी, उस वक्त इन्होंने क्यों नहीं कहा जनाब ये आपका इख्तियार नहीं है जी, इलेक्शन कमीशन का ये इख्तियार है, इलेक्शन कमीशन टाइम बढ़ाए ना बढ़ाए, इलेक्शन कमीशन टाइम को करे ना करे। उस वक्त तो आपने, चूंकि आपकी मर्जी थी, आपकी ख्वाहिश के मुताबिक फैसला हुआ था। हम नहीं कहते फैसला गलत था, उन्होंने आईन और कानून के मुताबिक दिया हो, लेकिन इलेक्शन कमीशन की ख्वाहिश पूरी हो गई। इलेक्शन कमीशन ने फौरी तौर पर उनके हुक्म पर टाइम भी बढ़ा दिया, अगले दिन सारा कुछ कर दिया। वो कहते हैं जी कि वो जो दस्तावेजात जो थी वो उन्होंने जजेस चैम्बर में पेश की, ओपन कोर्ट के अंदर तो कभी पेश ही नहीं की। और भाई इनसे पूछे कि इन्होंने किधर पेश की है? कौन कहता है ओपन कोर्ट में पेश नहीं की? क्या सलमान अकरम राजा ने बहस नहीं की उसमें? क्या वहां पे सारी सबके सामने नहीं आई कि जनाब सलमान अकरम राजा ने कोर्ट में कहा जनाब मैं कुछ कागजात देना चाहता हूं, फिर इजाजत मिली, कागजात पेश किए उन्होंने? किस तरह ने की? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज सुप्रीम कोर्ट की तौहीन की है, आज अदलिया की तौहीन की है। अब फैसला करना है सुप्रीम कोर्ट के मोअज़्ज़िज़ जजेस ने कि अगर उन्होंने तहरीक इंसाफ के हक में फैसला दिया है, वो एक आईनी अदालत है। अब एक आईनी अदालत के फैसले को, अक्सरियती फैसले को अगर इलेक्शन कमीशन अपने पांव के तले रोनता है तो फिर ज़हन में रखिएगा कोई भी ताकतवर शख्स जो होगा वो फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानेगा। ये बड़ा क्लियर, जाहिर बात है। फिर इसी तरीके से अगर ये ट्रेंड सेट किया जाएगा, और वो ट्रेंड सेट करने में हुकूमत का बहुत बड़ा किरदार है, और हुकूमत अगर वो ये ट्रेंड सेट कर चुकी है तो फिर आने वाले दिनों के अंदर हुकूमत के ऊपर किस हद तक अज़ाब मुसल्लत होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। खान साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मोहम्मद खान साहब, बात मखसूस नशिस्तों के हवाले से हो रही है और बात हो रही है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के किरदार के ऊपर कि आप ये कहें कि आप 8 जजेस ने जो फैसला दिया वो मफरूज़ों के ऊपर मबनी दिया, आपने आइन की नई तशरीह की, आपने री राइट करने की कोशिश की, आप अपने फैसले से खुद इनहराफ कर गए। जब इस तरह के अल्फाज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की दरख्वास्त में शामिल किए जाएंगे
तो फिर इसका नतीजा किस तरीके का निकलेगा? जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। एक बात हम सबको ये ज़हन में रखनी चाहिए कि जितने भी लोग मुख्तलिफ ओहदों पे होते हैं, जैसे अभी मैं मेंबर पार्लियामेंट हूँ, कोई शख्स इलेक्शन कमीशन में है, कोई शख्स सुप्रीम कोर्ट में एज ए जज या चीफ जस्टिस काम कर रहा है, कोई शख्स आर्मी चीफ है या हसास इदारों में है या किसी भी ओहदे पे है। आप आज हैं, कल नहीं हैं। आप कुछ अरसे बाद याद माजी बन जाएंगे, लेकिन वो इदारा रहेगा। तो हमें अपना किरदार ऐसे अदा करना चाहिए कि हमारे किरदार से हमारा वो इदारा और हमारा मुल्क मजबूत हो। पाकिस्तान की 77 साल की तारीख इस बात पे शाहिद है कि जिस शख्स ने भी आइन से इन्हराफ किया, पाकिस्तान की आइनी और सियासी तारीख ने उसको तारीख के कूड़ेदान में फेंका। आज उनके बच्चे लोगों के सामने उन बुजुर्गों का नाम तक नहीं ले सकते, तारुफ नहीं करवा सकते जिन लोगों ने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया। तो सबको ये देखना चाहिए कि आइन क्या कहता है। आइन पाकिस्तान ये कहता है, आर्टिकल 190 के तहत जितने इदारे हैं दे हैव टू कम इन एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। उसमें इलेक्शन कमीशन भी है, उसमें आर्म्ड फोर्सेस भी हैं, उसमें सिविल ब्यूरोक्रेसी भी है, उसमें तमाम इदारे हैं, उसमें आईनी इदारे भी हैं, उसमें ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं। सब ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को बजा लाना है। आज नहीं तो कल ये इंप्लीमेंट होगा। आइन अपना रास्ता खुद निकालेगा। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक ही अदालत है, वो अल्लाह की अदालत। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सिर्फ एक अदालत चेंज कर सकती है दुनिया में, वो है खुद सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट अगर रिव्यू में जाती है, और ये भी याद रखिएगा, सीनियर वकला शायद बैठे होंगे आपके साथ, कि रिव्यू में आप नए एविडेंसेस इस तरह नहीं ला सकते। आप कुछ आईनी सुकम अगर है या किसी पे सरफ नजर हो गया है तो वो आप रख सकते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा क्लियर फैसला किया है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिजर्व सीटें हैं, उसके साथ साथ जो हमारे मेंबर्स की तहरीक इंसाफ में जाना है, उसको उन्होंने हुक्म दिया है कि इसको पूरा किया जाए। इस हुक्म को भी जो है तकरीबन 2 महीने से शायद अब मेरे ख्याल में ज्यादा हो गया है। और उसके साथ साथ ये बात बड़ी अहम है, और ये कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ जो है, जिसका इत्तेफाक से मैं मेंबर हूँ, वहाँ इलेक्शन कमीशन के मोहतरम मेंबरान तशरीफ लाए थे और वहाँ इस नुक्ते पे हमने बड़ी तफसीली बहस की थी। मैंने सवाल रखा था कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुना दिया कि तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात थी और सियासी जमात है, तो इलेक्शन वाले दिन अगर ये सियासी जमात थी, जो कि सुप्रीम कोर्ट कहती है कि है, तो फिर पाकिस्तान के अवाम का यह हक था कि वो अपनी मर्जी की जमात को वोट कर सकते। किस कानून के तहत आपने वहां बैलेट पेपर पे तहरीक इंसाफ का बल्ला नहीं रखा, और जब आपने ये नहीं रखा तो आपने आइन से इन्हराफ किया। पाकिस्तान की एक गालिब अक्सरियत को आपने अपनी मर्जी के मुताबिक वोट डालने के हक से महरूम रखा। क्यों रखा? जब एक जमात मौजूद थी तो आपने उनको ये ऑप्शन क्यों खत्म किया? देखिए, आपने तो इलेक्शन कमीशन के हवाले से बात करूं, ये इलेक्शन कमीशन को हिंदुस्तान का नहीं, हमारा अपना इलेक्शन कमीशन, तो इसको फिर न्यूट्रल रहना है या इसको गैर जानिबदार रहना है, ये उर्दू वाला लफ्ज शायद ज्यादा मुनासिब होगा। तो क्या ये जिस तरह का रवैया है, क्या इलेक्शन कमीशन को पार्टी बनना चाहिए? नहीं बनना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल दरामद करना चाहिए। अगर उसमें पसोपेश करेंगे तो ये मैं आपको आखिरी बात, फिर आप अपना जो भी सवाल होगा, सॉरी मेरी बात लंबी हो गई। देखिए, मैं तमाम लोगों को कहना चाहता हूं, चाहे कोई इलेक्शन कमीशन में है, किसी और इदारे में है, जब आइन अपना रास्ता निकालता है, कोई आपके साथ फिर खड़ा नहीं होता। कोई फिर उधर आके आपके साथ ये नहीं कहता कि जनाब हमारे कहने पे आइन से इन्हराफ हुआ, हमारे कहने पे सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल नहीं हुआ, हमारे कहने पे। नोबडी विल स्टैंड विद अली मोहम्मद। आज अली मोहम्मद खड़ा है ना, अगर ये आइन के खिलाफ कुछ करेगा, कोई मुश्किल वक्त में मेरे साथ मेरी जमात का बंदा भी खड़ा नहीं होगा। वो कहेंगे यार आपको किसने कहा था आइन के खिलाफ बात करें या काम करें। तो मैं ये समझता हूं कि हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी ये सब जलाली परचम है और आईने पाकिस्तान है। आईने पाकिस्तान हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, और उसके बाद कोई और दोस्तियां, ताल्लुक और करियर प्लानिंग और सारी चीजें आती हैं, क्योंकि अल्टीमेटली अ टाइम विल कम जब आपको अपने किए का जवाब देना पड़ेगा। अभी नहीं तो नजदीक आने वाले कल में देना पड़ेगा। अली मोहम्मद खान साहब,
इलेक्शन कमीशन तो पार्टी बन गया, आज की पिटीशन से ये तो पता लग गया कि जो उन्होंने कहना था उन्होंने वाजे कर दिया, जो उनके अंदर था वो बाहर भी आ गया। अब आप तहरीक इंसाफ जो है, क्या ये आईनी जंग, कानूनी जंग को पार्लियामेंट के अंदर और अदालतों तक रखेगी, या कल जो एहतजाज हो रहा है इस एहतजाज को आगे बढ़ाया जाएगा? नहीं, मेरे ख्याल में ये तो मल्टी प्रोंग होगा। आप सियासत से एहतजाज को भी नहीं दूर कर सकते, और पार्लियामान का भी इसमें कलीदी रोल है। बुनियादी रोल तो पार्लियामान का ही है, और उसके साथ साथ अदालती महाज सबसे अहम महाज इस तरह से होता है कि अल्टीमेट आर्बिट्रर फैसला कुन तो फिर आपकी अदालत उज़्मा यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ही है। तो और उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, तो ये 4-5 फ्रंट्स हैं कि अवाम के बीच में एहतजाज, जलसा जुलूस उसका एक हिस्सा है, पार्लियामेंट, अदलिया, और उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इस पे अपनी आवाज उठाना। तो मल्टी प्रोंग हमारी स्ट्रेटजी है, और उसको मजीद तक़वियत देंगे, मजबूत करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अली मोहम्मद खान साहब, जलसों की इजाज़त तो है नहीं, एहतजाज आप करना चाह रहे हैं, लेकिन उसके मद्दे मुकाबिल हुकूमती प्लानिंग ये है कि दफ़ा 144 का नफाज, रेंजर्स की तैनाती, सिक्योरिटी एहलकारों का बढ़ाया जाना, मुख्तलिफ जगहों पर रास्तों की बंदिश का होना, और कल के दिन मोबाइल फ़ोन सर्विस का भी बहुत से इलाकों में मुअत्तल होना। फिर क्या हिकमत अमली होगी? एग्जीक्यूशन कैसे करेंगे जब गिरफ्तारियों के खदशात ज़्यादा होंगे? देखिए, सियासत में तो आप एहतजाज आप करते हैं, आपका राइट है। जब तक आप कानून ना तोड़ें तो कानून तो आपके खिलाफ हरकत में नहीं आना चाहिए। लेकिन सर, दफा 144 और 10 बंदे गए तो वो तो कहेंगे कि कानून तोड़ दिया आपने। जी, मैं अर्ज कर रहा हूं, देखें, आईन में जो आपको हक हासिल है, आर्टिकल 15, 16, 17, 19, एसोसिएशन है, मूवमेंट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, पॉलिटिकल एसोसिएशन, सारा कुछ इसमें है, तो वो तो आपको राइट अवेलेबल है। ये अंग्रेज के ज़माने का एक कानून दफ़ा 144 है, जो हमेशा कोई भी हुकूमत होती है वो अप्लाई करती है। हमारे दौर में हमने बड़ा कम किया, मुझे नहीं याद पड़ता हमने किया हो, क्योंकि मरियम साहिबा एक एहतजाज में आई थी, बिलावल साहब आए थे, मौलाना फजल रहमान साहब आए थे, हमने सबको एहतजाज करने दिया था। TLP वाले हमारे दोस्त जो है वो आए थे, बड़ा सख्त एहतजाज था, बल्कि उसमें तो मेरा बड़ा रोल था, जाके फिर हमने उनसे डायलॉग सारा कुछ किया, हमने एंगेज किया, हमने ना लाठीचार्ज किया, ना आंसू गैस चलाए, ना हमने लोगों को उठाया, ना गिरफ्तार किया। अगर आप इसमें एक बात करके फिर मैं डायरेक्टली उस पर आता हूँ। देखिए, अब ज़िया साहब के दौर से भी अगर ले लें तो ज़िया साहब के दौर में भी जो फस्तायत हुई वो भी एक लेवल था। जो अयूब खान साहब का दौर है वो मैं नहीं याद, क्योंकि हमारी पैदाइश से पहले की बातें हैं। पर मुशर्रफ साहब का भी इमरजेंसी, या आप उसको जो भी कहें, आए कॉन्स्टिट्यूशन तो अबेंस में ही था उस दौर में। लेकिन इस बार जिस तरीके से फस्तायत की गई है कि बराए नाम तो जमहूरियत है, आइन मुअत्तल नहीं है, खुदा ना खास्ता, लेकिन जिस तरीके से खासकर पंजाब में फस्तायत की गई है कि देखिए, इंसान अपने पे बहुत कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन खवातीन की बेहुरमती की गई है, घरों का चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ है, पंजाब के कल्चर की धज्जियां बखेरी गई हैं। एक जो बहुत मशहूर ज़रबुल मिसल है बहुत मशहूर ज़रबुल मिसल है, जो सिर्फ पंजाब में नहीं कि है तो पंजाब की, लेकिन उसको हम सब यूज करते हैं पूरे मुल्क में। वो क्या है कि माएँ बहनें सांझी होती। ये कितनी अजीम बात है। ये पंजाब का एक लोक, एक विरसा आप उसको कह लें, हमारी एक रिवायत कह लें, उसको नून लीग की हुकूमत में, जब मरियम बीबी खुद एक खातून है, अपने आप को पंजाब की, पाकिस्तान की बेटी कहती है, काबिल एहतराम है हमारे लिए, उसमें कोई दो राय नहीं। उनके नीचे जो हुआ है, अभी जो हमारे बलोच साहब को, हमारे MNA साहब को उठाया गया, तो वो पहले उनके हाथ नहीं है, उनकी घर की खवातीन, वाइफ, बेटी और उनकी खाला, उनको उठाया गया, जो रिपोर्ट हुआ हमारी पार्लियामेंट्री पार्टी में। आप मुझे बताइए, कभी ज़िया साहब के दौर में ऐसे नहीं हुआ, कभी मुशर्रफ साहब के दौर में ऐसे नहीं हुआ, बल्कि मुझे तो नहीं पता, लेकिन आप तारीख के मेरे से ज्यादा अच्छे तालिब इल्म हो, क्या रंजीत सिंह के दौर में ऐसे हुआ पंजाब में कि किसी काम के लिए मर्दों को झुकाने के लिए उनकी औरतों को उठा के ले जाए? ऐसे तो डाकू भी नहीं करते। तो इन हालात में भी हमारी पंजाब की लीडरशिप, मैं तो अप्रिशिएट करता हूँ, लोग बड़े तनकीद करते हैं, मैं कहता हूँ पंजाब की हमारी लीडरशिप
हमारा वर्कर खासकर उसको सलाम है कि अब ये जो लाहौर में निकले हैं, ये जो संजानी का जलसा हुआ है, बेशक खैबर पख्तूनख्वा से बड़े काफिले आए लेकिन पिंडी इस्लामाबाद निकला था। तो हमारा हक है एहतजाज करना, पुरअमन एहतजाज हमारा हक है। अगर खुदा न खास्ता कोई गिरफ्तारी होती है तो कोई कौन सा 302 है, खुदा न खास्ता आर्टिकल 6 नहीं है, 2 से 3 दिन की रिहाई हो जाएगी। अली मोहम्मद खान साहब, कल अली अमीन गंडापुर साहब आ रहे हैं? देखिए, उन्होंने आना है, हमारी केपीके की लीडरशिप आएगी और एमएनएस के हवाले से डायरेक्शन है, क्योंकि अभी ये जो आईनी तरामीम का जो एक ड्रामा सा इन्होंने रचाया है, तो उस हवाले से एहतियातन एमएनएस पे एहतियात है। बाकी जो एमपी साहिबान हैं, जो हमारे तंजीमी अहदेदार हैं, जो कारकुन हैं, जो कैंडिडेट्स जो इलेक्शन लड़े लेकिन उनसे वो जीते हुए हैं लेकिन उनसे सीटें छीन ली गई, वो सब इंशाल्लाह कल इस एहतजाज में पुरअमन एहतजाज में अपना जो है वो किरदार अदा करेंगे। अच्छा, एक और बात पूछनी है। अली मोहम्मद खान साहब, तबीयत ठीक है आपकी? एक बात और भी, तबीयत ठीक है? क्योंकि चंद दिन से अली मोहम्मद खान साहब जो है ना, वो नजर जरा कम आ रहे थे, गर्ज चमक आपकी रोजाना हम सुन लेते थे टीवी पे, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन लेते थे तो हमें बहुत सी चीजें पता चल जाती थी, लेकिन आज का लहजा जो है ना बिल्कुल नरम हो गया भाई का। मैं जो 10 सितंबर का था वो तो मैं बड़ी मुश्किल से पार्लियामेंट पहुंचा था और उसकी वजह ये थी कि सब लोग पार्लियामेंट से निकल रहे थे और कुछ हमारे एमएनएस को उठाया गया। और उस दिन मैं समझता हूँ कि 9 अप्रैल से भी ज्यादा मेरे लिए टफ दिन वो था, क्योंकि मैं चाहता था कि इमरान खान साहब की और मेरी जमात का मौक़िफ़ आए इन हालात में जब हमारे एमएनएस को उठा लिया गया। तो अल्लाह ने करम किया, मुझे मौका मिल गया, वहाँ बात हो गई और उसके बाद प्रोडक्शन ऑर्डर्स वगैरह जारी हो गए। तो अल्लाह के करम से वो तो मसला बेहतरीन हल हो गया। तो उसके बाद मेरी फैमिली में कोई डेथ हुई, मेरे कज़न तुर्की में शहीद फौत हो गए, उनको फिर लाना और उनके यहाँ तदफीन का सारा इंतज़ाम आजकल में उससे हम फारिग हुए हैं। और इंशाल्लाह उसी तरीके से एक्टिविटीज़ मेरी तो जारी हैं। मेरी तो सियासत में कोई ब्रेक नहीं है, क्योंकि ना मैं ब्रेक लेता हूँ और ना मैं समझता हूँ कि सियासत कोई आपका कोई हॉबी है। ये 24 घंटे का और 365 दिन साल के आपने इसको करना होता है और कर रहे हैं इंशाल्लाह, अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। अली मोहम्मद खान साहब, ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि एमएनएस के हवाले से स्ट्रेटजी ज़रा मुख्तलिफ है, उनके उठाए जाने का डर है या उड़ जाने का? नहीं, देखें, हमारे एमएनएस को मैं अप्रिशिएट करता हूँ और मुश्किल हालात में उन्होंने मुकाबला किया है, वो खड़े रहे हैं और उनको हर तरीके से लालच देना, ब्लैकमेल करना, उनको डराना धमकाना, ये सब कुछ हुआ है, लेकिन उसके बावजूद खड़े हुए हैं। लेकिन एहतियात मैं समझता हूँ कि हम पे लाजिम है। हालांकि मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को खुद उसका नोटिस लेना चाहिए था कि जब सुप्रीम कोर्ट का जब ये जुलाई वाला फैसला आया है और जब से ये ऑप्शन ओपन हुआ है कि हमारे मेंबरान तहरीक इंसाफ में जा सकते हैं, पहले वो 39 उसके बाद 41, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को इसका नोटिस लेना चाहिए था कि तब तक हमारे एमएनएस के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हमारे एमएनएस को उठा लेना, उनको गायब कर देना, उनको थ्रेट करना, तो ये तो सुप्रीम कोर्ट को अपने फैसले की सुप्रीमेसी को और उसकी सैंक्टिटी को अपहोल्ड करना चाहिए कि आपके फैसले के बाद आम पाकिस्तानी छोड़े, एमएनए जो लाखों लोगों का नुमाइंदा होता है, एक एमएनए एक लाखों लोगों का, एक डिवीजन का, एक डिस्ट्रिक्ट का, एक सूबे का नुमाइंदा, एक मुल्क का नुमाइंदा होता है, तो उसको अगर इस तरीके से थ्रेट किया जाए तो ये उस एमएनए की या उस जमात की तौहीन कम है, ये तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तौहीन है कि सुप्रीम कोर्ट ने आपको एक ऑप्शन दी है कि आप अपनी फ्री विल में अपनी पेरेंट जमात में जिससे के नाम पे वोट पे, इमरान खान के नाम पे आपको वोट में पड़ा है। मैं तो हैरान हूं उन लोगों की सोच पे, मैं तो उन लोगों की सोच पे हैरान हूं जो 9 मई के बाद जिन्होंने हमारे बहुत से लोग तोड़े, डराया, धमकाया, ब्लैकमेल किया, व्हाटएवर, वो क्या समझते थे कि वोट अली मोहम्मद का था या शहरियार अफरीदी का था या वोट जो है वो कोई असद उमर का था? किसका वोट था? वोट तो इमरान खान साहब का था। मैं ना होता मेरी जगह कोई और मेरे हल्के से जीत जाता। तो आपने जब लोगों को तोड़ा, आपको किस समझदार आदमी ने मशवरा दिया था कि वोट एमएनएस के पास है? वोट तो इमरान खान साहब का था। तो लोग तोड़वा के आप कौम को तो नहीं तोड़ सके, वोटर को नहीं तोड़ सके, आप हमारे वर्कर को, सपोर्टर को नहीं तोड़ सके, तो कौम से तो लड़ नहीं सकते आप।
कौम से लड़ना तो ना मुल्क के मफाद में है ना इदारों के मफाद अली में। मोहम्मद खान तो साहब, इन हालात में अली मोहम्मद खान देखिए, साहब, इन हमारे हालात में आप आगे का रास्ता क्या है? अली इन हालात में आगे मोहम्मद का खान रास्ता साहब, ये है बताइए कि कि आप होश के नाखून लें। अली मोहम्मद खान साहब, क्या सारे MNA महफूज हैं? देखिए, हमारी पार्टी की तरफ से जो हमारे अपोजिशन लीडर हैं उमर अयूब साहब, और जो हमारे इस वक्त जिम्मेदार हैं चेयरमैन के ओहदे पे बैरिस्टर गौहर साहब, और मौजूदा हमारे नए जो सेक्रेटरी जनरल हैं बहुत ही काबिल एहतराम, पढ़े लिखे और उनसे बड़ी तौक़ुआत हैं, राजा साहब, सलमान राजा साहब, उनकी तरफ से भी डायरेक्शन है सबकी तरफ से खान साहब के हुक्म पे। और हमारे जो वजीर आला हैं खैबर पख्तूनख्वा, उन्होंने हमेशा अपना KP हाउस और उन्होंने अपना पूरा सूबा वेलकम है। तो डायरेक्शन ये है कि हमारे MNA साहिबान एहतियात करें। हालांकि ये कितनी शर्म की बात है कि मुल्क में हम समझते थे कि चांगा मांगा सियासत का दौर खत्म हो गया। जब हम बच्चे थे, जब स्टूडेंट थे कॉलेज के, तो सुनते थे छांगा मांगा सियासत है जनाब, MNAs को या MPs को ले गए, कोई रेस्ट हाउस में ले गए तो फलाना हो गया। कुछ भी तो नहीं बदला, बल्कि मजीद नीचे गए हैं। अखलाकी गिरावट अली मोहम्मद खान साहब, ये बताइएगा, आदिल खान बाज़ई साहब जो हैं, उनको डायरेक्शन है कि अपने आप को आप महफूज रखिए और जितना मुमकिन हो सके आप खैबर पख्तूनख्वा में अगर आप चले जाएं तो ज्यादा बेहतर। आदिल खान बाज़ई साहब आप ही के हिमायत याफ्ता थे ना? देखिए, आदिल खान का केस बड़ा पेक्यूलर है। मेरी मालूमात के मुताबिक बाज़ई साहब अभी तक हमारे साथ इंटैक्ट हैं। सर, वो मुश्किल से उनकी तरदीद आई। सर, एक चीज समझ नहीं आई, तरदीद होने के बावजूद भी नेशनल असेंबली की जो वेबसाइट है उसके ऊपर अगर आप जाएं तो आदिल खान बाज़ई का ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से वाजे किया जा रहा है। अब ये किसने किया, ये सवाल तो उठता है। देखिए, आदिल नौजवान है और बहुत ही प्यारा लड़का है, नौजवान है, बलूचिस्तान से है। बलूचिस्तान से आए हुए लोग वैसे भी हमें बहुत ज्यादा प्यारे इसलिए हैं कि वो बड़ी मुश्किलों से आते हैं। उस इलाके से इलेक्ट होके आना ये कोई आसान काम नहीं है, तो हमने उसका बड़ा ख्याल रखा है। और पिछले दिनों बहुत से लोगों को शायद नहीं पता, उन्होंने एक दावत की थी, एक अशाइया दिया था जिसमें MNA साहिबान थे, और वो अशाइये में कुछ देर वो नहीं थे, कोई उनसे मसला हो गया था, फिर वो पहुंच गए। तो वो समझदार लड़का है, इंशाल्लाह वो पकड़ाई नहीं देगा, हमारे साथ इंटैक्ट है, इन टच है, इमरान खान का सिपाही है। और इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि आदिल बाज़ई जो है वो जिस तरह कासिम खान सूरी साहब ने या सालार काकड़ साहब ने या इन जैसे और लीडरशिप ने बलूचिस्तान में इमरान खान साहब का, तहरीक इंसाफ का झंडा बुलंद रखा है, तो ये जो हमारा नौजवान है ये इंशाल्लाह उस झंडे को झुकने नहीं देगा। अच्छा, कल KPK से ही सबसे बड़ा काफिला रवाना हो रहा है। एक अली अमीन गंडापुर साहब उसे लीड करेंगे मेरे ख्याल में, बिल्कुल मेरी मालूमात के मुताबिक। लेकिन एक इतलात जो मुझे आ रही हैं, कुछ हमारे कारकुन ट्रैवल कर रहे थे आज इस्लामाबाद से खैबर पख्तूनख्वा की तरफ। उनकी रिपोर्ट यह है कि बहुत बड़ी तादाद में ये फिर वही हरकतें करने जा रहे हैं जो संगजानी जलसे से पहले या लाहौर जलसे से पहले किया था। लेकिन जितनी भी रुकावटें खड़ी करेंगे इंशाल्लाह पाकिस्तानी कौम उनको दूर करके पहुंच जाएगी। उनका एक हक है, पुरअमन एहतजाज का हक है, और ये हक उनको आईने पाकिस्तान देता है, पाकिस्तान का कानून उनको इजाजत देता है। तो इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि हमारा कारकुन पहुंचेगा इंशाल्लाह। आपको यकीन है कि आपके कारकुन पहुंचेंगे हर रुकावटों को अबूर करके। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली खान साहब इस हवाले वक्त देने के लिए। बात करते हैं माहिर कानून जहांगीर जदून साहब ने हमें ज्वाइन किया। जहांगीर जदून साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, सबसे पहले तो ये मखसूस नशिस्तों का मामला जिसमें आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पहले नजर सानी अपील एक दायर कर चुका है तफसीली फैसले पे, ये बताइए कि क्या वजाहती फैसलों पे भी रिव्यू आप दायर कर सकते हैं? बहुत शुक्रिया। देखें, बॉटम लाइन ये है कि इलेक्शन कमीशन ने ब्लंडर किए हैं, और ये कोई उसने वैसे नहीं किए हैं कि उससे कोताही हो गई है, कोई एरर ऑफ इसने ओमिशन कर दिया है। ये एरर ऑफ कमीशन है और इंटेंशनली इलेक्शन कमीशन ने जो है गलत काम किए हैं। अब वो गलत काम पे डटा हुआ है। इलेक्शन कमीशन को सपोर्ट है सुप्रीम कोर्ट के अंदर से भी और बाहर से भी, तो इसलिए फिर इलेक्शन कमीशन जो है स्ट्रेट अवे सुप्रीम कोर्ट की कोई बात जो है वो मानने के लिए तैयार नहीं। वरना आप सोच नहीं सकते कि इलेक्शन कमीशन किस तरह सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है वो उसको तस्लीम नहीं करता और वो खुद फैसला करने बैठ जाता है कि आपने आईनी राइट किया, आपने किया।
इस तरह अगर काम चल जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट या किसी भी कोर्ट की जजमेंट कोई बंदा नहीं मानेगा। वो कहेंगे जी मेरे मुताबिक आइन ये है, आपने आइन रीराइट कर दिया। वो भाई सुप्रीम कोर्ट है इसलिए कि वो आइन का फैसला करती है, चाहे वो गलत कर दे सही कर दे, उसका आगे कोई तरीका होता है। आपने रिव्यू फाइल किया हुआ है, रिव्यू के अंदर कन्विंस करें, जजमेंट रिवर्स होती है ठीक है, नहीं होती तो नवाज शरीफ को निकाला तो वो किस लिए निकाला, तो उसने तो फैसला उसी पर मान लिया था, गलत निकाला था। अब इस तरह और कई फैसले आते हैं जो गलत होते हैं। जुल्फकार अली भुट्टो को 44 ईयर के बाद जो है उन्होंने रेक्टिफाई किया, अब वो दोबारा जिंदा तो नहीं हो सकता। लेकिन देखें ना, अब वो आपका फैसला करना कि ये गलत है सही है वो बड़ा गलत। अब कोई कह रहा है जी अब भाई इसने सुप्रीम कोर्ट ने जी मुशर्रफ को जो दिया था एक्सटेंशन के दी थी और मुशर्रफ को आइन में अमेंडमेंट करने की इजाजत दी। भाई आप मुशर्रफ के साथ कैबिनेट में क्यों बैठे, मुशर्रफ से आपने हलफ क्यों लिया? आप खुद जो है वो मुशर्रफ के साथ सारे काम करने के लिए तैयार हैं और सुप्रीम कोर्ट कहते हैं जी उन्होंने उस वक्त दिया, तो उस वक्त आप बोले नहीं है, अभी कहते हैं ये कर दिया वो कर दिया। मफरूजों की बुनियाद पर यह सारा कुछ किया गया, क्या ये तौहीन अदालत नहीं है? नहीं, वो इलेक्शन कमीशन को क्यों नहीं कंटेम्प्ट इशू कर दे, क्योंकि वो चाहते ही नहीं है इलेक्शन कमीशन इस पे अमल करे। असल चक्कर ये है कि अब उन्होंने 11 मेंबर जो बेंच था उसने 13 से 11 में जजमेंट दिए कि दुनिया के किस कोने में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो अल्टीमेट जुरिसडिक्शन की अदालत है वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल को आईनी अदारे को एक हुक्म दे के आप इस तरह करो, वो नहीं करता। चाहे वो आपको जो भी आप देखें ना, या तो इलेक्शन कमीशन कहते हैं जी वो उसको सुना गया और उन्होंने जाके केस प्लीड किया, तो या तो वो जाते ही ना कहते जी हम जो भी फैसला देंगे हम नहीं मानते, अगर इनके हक में आता है 1 मिनट में फैसला मान लेते। ये इस तरह नहीं निज़ाम चलता। जिस पोलिटिकल पार्टी के हक में फैसला है वो कहे बिल्कुल ठीक है, जिसके अगेंस्ट है वो कहे मैं नहीं मानता। ये मैं ना मानने वाली बात जो है ना ये कोलैप्स कर जाएगा सिस्टम सारा। तो इसके सामने मिसाल है, कल को एक सिविल जज के सामने एक ताकतवर बंदा खड़ा हो जाएगा, वो कहता है जी उसको अगर बाहर से सपोर्ट होगी तो वो भी नहीं मानेगा। तो फिर ये निज़ाम जो है ना ये नहीं चल सकता, इस तरह होगा नहीं सही जिस तरह ये निज़ाम चला रहे हैं। देखिए ना, एक आपने बेसिक जो डिसीजन था इलेक्शन कमीशन का वो गलत था। जब उसको इलेक्शन सिंबल दिया गया था इलेक्शन कमीशन ने किसने कहा था ये आपको इसको बतौर पार्टी कंसिडर ना करें, वो खुद इन्होंने फैसला किया। तो जब बेस फाउंडेशन आपकी गलत होती है तो उसके ऊपर सुपर स्ट्रक्चर जो भी बनती है जिस वक्त गिरती है तो वो बेस से गिरती है। वो ये नहीं कि आप दरमियान में छोड़ दें इलेक्शन कमीशन का फैसला। वो फिर ये कहते हैं ये भी उन्होंने कहा ये 3 दिन 15 दिन, भाई उस वक्त की सूरत हाल में 3 दिन होते हैं। जब वो सूरत हाल खत्म हो गई है तो फिर वो नए सिरे से तो इलेक्शन स्केड्यूल का ऐलान नहीं कर सकते कि इन सीटों के लिए आप इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान करें, फिर 3 महीने का टाइम दें, 2 महीने का टाइम दें। आज आपने ये फॉर्म जमा कराने हैं, आज डिक्लेरेशन करानी है, आज ऑब्जेक्शन लगाने हैं, वो प्रोसेस मुकम्मल हो चुका है। अब वो प्रोसेस दोबारा रिपीट नहीं हो सकता। तो वो दोबारा उसको रेक्टिफाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जी ये वाला तरीका है, ये अपनाएं। अब कोई कह रहा है जी सुप्रीम कोर्ट का जी 187 क्यों यूज किया है जी। भाई कानून के अंदर बेशुमार ऐसी चीजें होती हैं जिनकी प्रोविजन मौजूद नहीं होती, लेकिन अदालतों को सिविल लॉ में सेक्शन 151 के तहत डिस्क्रिशनरी पावर दी जाती है, अख्तियार दिया जाता है कि अगर कोई किसी कानून के अंदर आप इस नतीजे पहुंचते हैं कि कोई प्रोविजन या उसके अंदर कानूनी हल नहीं, तो ये वाली सेक्शन इस्तेमाल करके आप उसका हल निकालें, आप अपने फैसला करें उसके मुताबिक। इस तरह 187 है कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल, उसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट की जुरिसडिक्शन है कि अगर आपने इंसाफ करना है और इंसाफ के रास्ते में कोई ऐसी रुकावट पेश आ रही है टेक्निकलिटीज की बुनियाद पे, तो आप उसके मुताबिक मुकम्मल इंसाफ करें। अब वो कहते हैं जी मुकम्मल इंसाफ क्यों करें, वो पार्टी नहीं थे। अच्छा जहांगीर साहब एक चीज़ ये बताइएगा, वो इसमें एक बात करते हैं कि हक दावा जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नहीं था और सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है कि जिसका हक दावा ना हो उसको हक नहीं दिया जा सकता। एक सिंपल सी बात है कि फ़र्ज़ कर लें कि एक शख्स का कोई माल चोरी हुआ है, एक और ने हक का दावा कर दिया, तो अगर तमाम शवाहिद ये साबित करते हैं कि ये माल इसका नहीं किसी और का है और उसने हक के दावा नहीं किया हुआ, तो क्या उसको नहीं दिया जाता? और नहीं दिया जाता तो फिर किसको मिलता? नहीं देखें, बाज़ औक़ात ये आपकी बात को मैं आगे लेके जाता हूँ। बाज़ औक़ात ये होता है कि एक वाक़या हो जाता है। अब देखें ना, ये आप सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी है कि जी अगर बेशुमार एक ही किस्म के वाक़े हो तो उसकी एक ही FIR होगी। अब उसका कंप्लेंट तो एक ही होगा, वाक़े काफ़ी हो गए हैं, लेकिन उस FIR के अंदर जो है अब उसको अगर किसी को रिलीफ मिलता है वो कहेंगे जी आपने तो FIR में नाम ही नहीं है आपका, आप किस तरह आ सकते हैं? ये नहीं हो सकता। देखें ना, एक FIR के अंदर अगर 10 बंदों की रिकवरी हो जाती है, वो 10 बंदे तो FIR के कंप्लेंट नहीं है, कंप्लेंट एक ही है। तो इस तरह नहीं है कि अगर इंसाफ का तकाजा ये होता है, इंसाफ करने का मतलब ये होता है कि जिसकी चीज है उसको दे दो, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसका हक बनता है उसको दे दो, ये इसी को इंसाफ कहते हैं।
चाहे वो पार्टी है या नहीं है। अब देखें ना, एक मिसाल के तौर पर एक सिविल सर्विस बंदा है, उसके अंदर 100 मुलाजम है, 100 की ग्रीवियंस है, लेकिन एक बंदा कोर्ट के अंदर चला गया, बाकी नहीं गए, तो कोर्ट के जजमेंट है कि अगर एक बंदे का वो राइट बनता है तो बाकी 100 को अदालत आने की जरूरत ही नहीं है, उनको उधर ही उसके दहलीज पे, उस पे डोर स्टेप पे इंसाफ पहुंचाए। अच्छा जदौन साहब, आप क्या जदौन साहब, आप ये क्या मजाक है जी कि वो कह लीजिए 100 का 100 बंदा जो है अदालत में आएगा तो हम उनको रिलीज देंगे? ये नहीं है, ये सेटल जूरिस्प्रूडेंस है कि अगर 100 बंदे का हक बनता है तो अगर 2 बंदे भी कोर्ट में आ गए तो बाकी 98 को आने की जरूरत नहीं है, उनके डोर स्टेप पे इंसाफ उनको दो। इसको कहते हैं इंसाफ पहुंचाना। ये फैसला नहीं होता, इंसाफ होता है। अदालत का काम होता है इंसाफ करना। हाँ, कोई इंसाफ गैर कानूनी कर दिया है, कोई ऐसा इंसाफ है जो बनता नहीं था। अब देखें ना, अगर वो ऐसा काम है जी सीटें पीटीआई की बनती हैं, वो अगर दे दें जाके जेयूआई को, तो वो कहते हैं ये तो फिर इंसाफ हो गया। सीटें पीटीआई की बनती है, दे दें दूसरी पार्टी को, तो वो कहते हैं ये तो इंसाफ हो गया। ये किस तरह का इंसाफ? नहीं, ये नहीं हो सकता ना। अच्छा जदौन साहब, आप इसका नतीजा क्या देख रहे हैं और कब तक नतीजा निकलता देख रहे हैं? नतीजा देखें जी, पाकिस्तान के अंदर तो रूल ऑफ लॉ और आइन पे अमलदारी नहीं है। जो बंदा ताकतवर होता है वो मैक्सिमम कोशिश करता है कि जब उसके पास ताकत होती है तो वो आइन पे अमल ना करे। ये आपके सामने मिसालें हैं, जो डिक्टेटर आके मार्शल लॉ लगाते हैं, अदालतों को रोन देते हैं, आइन का तिया पैंचा कर देते हैं, तो वो कुछ अरसे के लिए अपनी पावर को यूज करते हैं, फिर आखिर में देखें अंजाम जो होता है वो आपके सामने। इसलिए मुल्क का नुकसान है, मुल्क तरक्की नहीं करेगा। हालात ठीक हो जाएंगे, आज नहीं होंगे, 2 साल के बाद होंगे। मैं आईनी हालात की बात कर रहा हूँ या कानून की बात कर रहा हूँ। तो लेकिन ये है कि आप देखें ना, एक फैसला आगे दिया जुल्फिकार भुट्टो का, फिर जो मुशर्रफ की चीज़ें थी, जो पहले मार्शल लॉ की चीज़ें थी, फिर उन्होंने 18वीं तरमीम की, आइन को बहाल किया, उसकी असल सूरत हाल में लेके आए। तो इस तरह चीज़ें चलती रहती हैं। फिर एक दफ़ा आपने देखा इस्लामाबाद के अंदर हाई कोर्ट इस्टेब्लिश हुई, फिर एक दफ़ा उसने जजमेंट के जरिए ख़त्म हो गई, फिर दोबारा आइन के तहत अदालत कायम हो गई। तो ये दुनिया के अंदर होता रहता है। पाकिस्तान के अंदर भी अगर वो नहीं मानते तो एक दिन जो है जो चीफ इलेक्शन कमीशन है इसमें रिटायर होना है, बाकियों ने भी रिटायर होना है। जहांगीर साहब, तो एक चीज़ समझाइएगा, इब्तदाई तौर पे जब फैसला आया था ये मखसूस नशिस्तों का, तो उसमें ये कहा गया था कि अगर कोई इसमें इबाम है तो इन 8 जजेस से आप रुजू कर सकते हैं। अब नजर सानी की अगर अपील है, यानी रिव्यू पिटिशन है, तो क्या वो 13 रुकनी बेंच के आगे लगेगी या उन 8 जजेस के आगे? दूसरी बात यह कि अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग चलानी है तो उसके लिए वो 8 जजेस इख्तियार इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर वो 184(3) के तहत वो जजेस कमेटी का इख्तियार है? नहीं, देखे ना, वो ये तो 184 का प्रोसीडिंग नहीं थी, ये तो एक अपील आई है पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के अगेंस्ट। तो जब बेंच जो दोबारा जो है वो जब कोई समझता है कोई कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन देगा तो बेंच दोबारा कंस्टिट्यूट हो जाता है। ये बेंच वो वाला नहीं, कमेटी वाला। तो अगर उन्होंने रिव्यू करना है डेफिनेटली फिर सारा बेंच बैठेगा। तो अगर उसने कोई कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग करती है तो फिर सारा बेंच बैठेगा। ये बंदे बेंच में नहीं बैठते जाते वो ना बैठे, लेकिन बेंच तो कॉन्स्टिट्यूट जो है पहले तय फुल कोर्ट थी, 13 मेंबर है, तो 13 मेंबर जो अगर जो अवेलेबल होंगे वो बेंच बैठ जाएगा। लेकिन उसका कोई भी अमल करने के लिए उस बेंच का जो बैठना है, अगर वो कोई रिव्यू सुनते हैं या कंटेम्प्ट, इन दोनों सूरतों में बेंच का होना जरूरी है। अच्छा, इन दोनों सूरतों में बेंच का होना जरूरी है। अब ये मामला लटकता जा रहा है, आगे जाता जा रहा है, और नहीं, इस मामले को लटकाया जा रहा है, लटकता नहीं जा रहा, जानबूझ के इसको लटकाया जा रहा है। उसके पीछे इंटेंशन सारी दुनिया को पता है क्या है। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, हम उसी तरफ आ जाते हैं, लटकाया जा रहा है। इसके जितना लटकाया जाएगा, क्या इस मामले के अंदर फिर जमहूरियत और आइन की बालादस्ती और ये अदलिया का बका, ये तीनों चीज़ें भी कहीं समेटी तो नहीं जाएंगी? नहीं, देखें, जो लोग ये काम करने वाले हैं उनको इस पे गौर करना चाहिए। कोई तूफान या कोई आसमान नीचे नहीं आ जाएगा अगर उनको सीटें मिल जाएंगी। जिन्होंने काम कराना होता है वो हर तरह से करा लेते हैं, उनके पास बहुत तरीक़ेकार होते हैं, मेथोडोलॉजी है, चाहे वो गलत हो। अब देखें ना, 2019 में तो आर्टिकल 63A मौजूद था ना, तो जो सेनेट का इलेक्शन हुआ संजरानी का, तो कितने लोगों ने डिफेक्शन किया है। एक तरफ 34 सीट्स थी, एक तरफ 65 बन गई। तो आप देखें ना, अब 34 को अगर 65 बना देते हैं आप, तो किसी एक पार्टी का मुझे बता दें जिन्होंने डिफेक्शन पे किसी मेंबर के खिलाफ एक्शन लिया हो, या उसके बाद पहले जो कैमरे लगे सेनेट के अंदर। तो ये चीजें जो है अब उस दिन लोगों को अंदर से उठा के असेंबली के अंदर कुछ भी नहीं होगा। तो जो लोग ये काम करने वाले हैं वो अगर सारी सीटें जिनकी पीटीआई की बनती हैं रिजर्व उनको मिल जाए, फिर भी वो काम करवा लेंगे। तो इसकी मैं तो यही तजवीज़ देता हूँ कि मेरी ओपिनियन तो ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है
चाहे उससे आपको इख्तलाफ हो सकता है। ये नहीं कि सुप्रीम कोर्ट का हर आर्डर होता है तो हर बंदा कहता है ये ठीक है। ज़ाहिर है जो भी आर्डर होता है कि खिलाफ होता है दूसरे के हक में होता है, जिसके खिलाफ होता है आज दिन तक हमने तो नहीं देखा। हमारी कोई 30-35 साल प्रैक्टिस है कि छोटा सा अगर बंदे को अपने ज़मीर का पता होता है, अपने केस का पता होता है, लेकिन जब भी अदालत उसके खिलाफ फैसला करती है वो नहीं मानता, वो कहता है नहीं ये इस तरह नहीं है। मैं ये समझता हूँ एक बंदे ने देखो ना डिफॉल्ट करता है, उसे लोन देना होता है, कहता है जी मैं मानता ही नहीं हूँ, मैंने इस वजह से डिफॉल्ट किया है। एक बंदे ने जुर्म करना होता है, कहता है जी मैं तैश में आ गया था, मैं प्रोवोक हो गया था, इसने मुझे प्रोवोक किया। अच्छा चले जहांगीर साहब, इस ज़िमन में आप जमीयत उलमा इस्लाम फे के किरदार को किस नज़र से देखते हैं, जो पहले फरीक थी और फैसला आने के बाद जब दूसरे रिव्यू के अंदर जा रहे थे तो उन्होंने ना जाने का फैसला किया था? देखिए वो तो जो रिव्यू नहीं फाइल करे तो उनका तो राइट है, ना फाइल करे तो ना फाइल करे, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज है वो फेल करे। देखिए ये भी एक सेटल लॉ है कि अगर ये इस पाकिस्तान की नहीं दुनिया की जुरिस्प्रूडेंस सेटल है कि अगर नीचे दो पार्टियां हैं उनका एक ऑर्डर आ जाता है तो वो ऑर्डर अगर अपील है तो अपील में तीसरी पार्टी भी जा सकती है, नीचे वो पार्टी नहीं होती तो वो तीसरी पार्टी चली जाती है अपील में। वो कहते हैं जी आप तो नीचे पार्टी नहीं थे, आप क्यों आ गए? लेकिन ये अदालतों ने सेटल कर दिया है कि अगर अपील की स्टेज पे कोई तीसरा बंदा आ जाता है जिसका राइट इफेक्ट है तो उसको भी रिलीफ देना चाहिए। चले प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। राना साहब, राना साहब को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी सोमवार के रोज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।